हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस चैप्टर 6 जो कि है जैव प्रक्रम, है ना। उनका पूरा अभ्यास का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो वीडियो पे पूरा एंड तक बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी सारे क्वेश्चन का आंसर मालूम हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा जो है सो बहुत ही मोटिवेट करता है हमको और आगे वीडियो बनाने में। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी कि वृक्क जो होता है वो किससे संबंधित है, ठीक है। वृक्क यानी कि जो किडनी होता है वो किससे संबंधित है। तो हम लोग को पता है जो किडनी होता है वो हमारे शरीर में जितने भी गंदगी पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, साफ करके बाहर का कार्य करने का काम करता है, यानी कि उत्सर्जित करने का काम करता है, ठीक है, उत्सर्जन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उत्सर्जन का, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि पादप में जाइलम, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर जाइलम उत्तरदायी, ठीक है, दोनों। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जो पादप में जो जाइलम होता है वो क्या चीज़ का कार्य करता है। तो जो पादप में जो जाइलम होता है ना वो जल का वहन करता है, ठीक है, जल का वहन करता है जाइलम से। यानी कि अगर मैं आप लोग को बता दूं, एक पादप है, जाइलम से क्या हो गया, जड़, ठीक है। और जड़ क्या करता है, जो पेड़ पौधे का जो जड़ होते हैं, नीचे जो जड़ होती है वो क्या करता है, जल का वहन करता है। जाइलम यानी कि जड़ें जो होती है वो किसका वहन करता है, जल का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दो का आपका ए नंबर, यानी कि जल का वहन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण उन पादपों में होता है जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं बनाता हो, ठीक है। उसके लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, तो उसके लिए आप लोग का जो है सो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, CO2 है ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। फिर आपका हो गया क्लोरोफिल, ठीक। फिर आपका हो गया सूर्य का प्रकाश। तो ये तीनों चीज़ आपका ज़रूरी है स्वपोषी पोषण के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि तीसरा नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उपरोक्त सभी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पाइरुवेट जो होता है वो क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो जब ग्लूकोज का विखंडन होता है, यानी कि ग्लूकोज जब टुकड़ों में बढ़ता है तो पाइरुवेट का निर्माण होता है, ठीक है। पाइरुवेट का निर्माण कैसे होता है, ग्लूकोज का विखंडन होने से जो है सो पाइरुवेट का निर्माण होता है। तो इसके विखंडन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है, तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। और कोशिका जो है, कोशिका द्रव में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो पाइरुवेट का जो विखंडन है ना वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप ये CO2 यानी कि क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए पाइरुवेट क्या है। तो पाइरुवेट क्या है, ग्लूकोज का विखंडन होता है ना। जो ग्लूकोज का विखंडन होता है तो पाइरुवेट का निर्माण होता है, ठीक है। जो पाइरुवेट है ना वो ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो पाइरुवेट का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्योंकि जब पाइरुवेट का विखंडन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है तो ये क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और कोशिका द्रव में क्या होती है, तो कोशिका द्रव में होता है ग्लूकोज का विखंडन, ठीक है। तो कोशिका द्रव में क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन। तो चौथा नंबर का आपका कंप्लीट हुआ। पांचवा क्वेश्चन को चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है ना, यह प्रक्रम कहाँ होता है, ठीक है। यहाँ पर दो क्वेश्चन है कि वसा का पाचन कैसे होता है वो बताना है और ये कहाँ होता है वो बताना है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हमारे जो शरीर के जो वसा का पाचन होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक है। जो वसा का पाचन होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं यह प्रक्रम कैसे होता है। तो क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है।
जो वसा है ना वो क्षुद्रांत में क्या होता है कि बड़ी उसका आकार जो है सो गोलिकाओं के रूप में होता है, जिसमें उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है ना। जाहिर सी बात है कि जब वसा है ना बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है तो उसको एंजाइम का जो कार्य करता है उसको जब उसमें कार्य करने लगता है तो उसको बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसका काम। ठीक है, इसके बाद लीवर द्वारा स्रावित पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। जब जो है सो एंजाइम उसको छोटा नहीं कर पाते हैं तो लीवर जो है सो क्या करता है कि स्रावित करता है क्या चीज़, पित्त लवण। ठीक है, स्रावित करके उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता यह है ना इम्लीसिकृत की क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जब क्षुद्रांत में जो है सो वसा बड़ी रूपों में होती है, एंजाइम उस पर काम कर नहीं कर पाती है, तो लीवर क्या करती है, पित्त लवण है ना उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे क्या होता है वसा को जो आसानी से तरह से एंजाइम कार्य कर पाते हैं, उसको जो है सो अपना काम कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है पित्त रस अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। और ये जो पित्त रस लीवर द्वारा स्रावित होता है वो क्या करता है, अम्ल जो है सो अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है, ताकि अग्नाशय से स्रावित लाइपेज एंजाइम क्रियाशील हो सके। ठीक है, इसके बाद है लाइपेज एंजाइम वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल है ना में परिवर्तित कर देता है ना। इसके बाद है पाचित वसा अंत में आंत की भित्ति अवशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार जो है सो हमारे शरीर में वसा का पाचन होता है, और यह प्रक्रम कहाँ होता है, वसा का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको वीवीआई कर लीजिएगा। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, तो सबसे पहले समझते हैं कि भोजन के पाचन में लार की भूमिका निम्नलिखित है। लार जो है सो भोजन को गीला करता है, लार होगा यहाँ लाल नहीं लार होगा। ठीक है, लार भोजन को गीला करता है, जिससे निगलने में आसानी होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि भोजन जो है सो अगर इसे ऐसे ही खा जाएंगे, अगर हमारे मुंह में लार नहीं होगा तो क्या हम लोग उसको खा सकेंगे, नहीं खा सकेंगे। लार होगा तब ना हम उसको क्या करता है, हम लोग निगलने में आने की उसको क्या करते हैं, अंदर जाने में हमारी मदद करता है। लार अगर नहीं होगा तो क्या चावल जो भी हम लोग खाना खाएंगे, जो भी भोजन खाएंगे, वो क्या अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। तो निगलने में कौन मदद करता है, लार। ठीक है, इसके बाद है कि लार में एमिलेस एंजाइम होता है। जो लार में है ना एक एंजाइम होता है जो मंड यानी कि स्टार्च के जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। ठीक है, जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, जो मंड होता है उसको यानी कि स्टार्च के जटिल अणु जो जटिल रूप में होता है उसको शर्करा में खंडित कर देता है। ठीक है, इसके बाद जो है सो क्या करता है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलना, मतलब जो जटिल कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो भी जटिल कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसको क्या करता है, उसको जो है सो सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, ताकि उसका काम आसानी से हो सके। ठीक है, इसमें मौजूद है ना लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, जो भी खाना खाते हैं उसमें हमारा जो है सो फायदेमंद जीवाणु होते हैं, कुछ हानिकारक जीवाणु होते हैं। तो जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो ये एंजाइम क्या करते हैं, उसको हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो भोजन में हम लोग जो भोजन के पाचन में जो है सो लार की बहुत ही भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है, तो उसको निगलने में जो है सो आसानी होता है। इसके बाद लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम बोला जाता है एमिलेस एंजाइम, जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उसको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जो है सो अच्छी नहीं है उसको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है, इसके उपोत्पाद है ना, इसके जो उपोत्पाद हैं वो क्या हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सपोषी पोषण क्या होता है। सपोषी पोषण जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो क्या होता है कि हरे पौधे जो सपोषी कहलाते हैं, मतलब जो अपना भोजन समय बनाता हो उसे क्या कहते हैं, सपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो सपोषी पोषण में क्या आता है, जो इसका हम लोग आंसर किस प्रकार लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे कि जो हरे पौधे जो हैं, हरे पौधे सपोषी कहलाते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वो अपना भोजन समय बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित है
है ना। आखिरकार प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज़ जरूरी होती है ना। सपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के किस प्रकार होता है, क्या क्या चीज़ जरूरी होता है। तो क्लोरोफिल, सबसे पहले क्या जरूरी होता है, क्लोरोफिल। पौधों के हर भाग में क्लोरोफिल होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है सो एक पौधे के हर भाग में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश, जो ऊर्जा होता है उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इसके बाद सूर्य का प्रकाश चाहिए, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या चीज़, क्या क्या चीज़ चाहिए, वो पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, है ना। सूर्य का प्रकाश कहाँ से लेता है, तो सूर्य के प्रकाश से ही लेता है। ठीक है, इसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या लेता है, वायुमंडल से। ठीक, तो ये 3 चीज़ें चाहिए आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए, सपोषी पोषण के लिए, है ना। आवश्यक परिस्थितियां के लिए 3 चीज़ों चाहिए। सबसे पहला आपका है क्लोरोफिल, दूसरा है सूर्य का प्रकाश एंड तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये तीनों चीज़ कहाँ कहाँ से लेता है वो मैंने लिख दिया है। जल पौधे द्वारा, है ना, भूमि से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, है ना, इस प्रकार, है ना, द्वारा बनाया जाता है। ठीक, यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण दर्शाना है। ठीक है, यहाँ पर बोला है ना कि जल पौधे द्वारा, है ना, भूमि से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्न रासायनिक निम्न समीकरण द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो समीकरण है मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें अच्छी तरह से समझा दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों से इतना पूछा जाए कि सपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी है और इसके उपोत्पाद क्या हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको इतना बता सकते हैं कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और कौन कहाँ से लेता है वो आप लोग लिख सकते हैं। इतने में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन को चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया। थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, धुंधला दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसके कारण इस तरह हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन एंड अवायवीय श्वसन, अब दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं लिखा है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो वायवीय श्वसन होता है ना वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, है ना, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन वो होते हैं, है ना, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मतलब कि जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो अवायवीय श्वसन का कार्य, है ना, होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। जो वायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज होता है ना उसका पूर्ण विखंडन होता है ना। इसके बाद अगर हम अवायवीय श्वसन की बात करें तो अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज की पूर्ण विखंडन नहीं होता है। इसमें जो है सो पूर्ण विखंडन नहीं होता है ग्लूकोज। ठीक है, लेकिन अगर वायवीय श्वसन में ग्लूकोज की बात करें तो इसमें पूर्ण विखंडन होता है। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा है कि वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। जो वायवीय श्वसन होते हैं उसमें अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। लेकिन अगर बात करें अवायवीय श्वसन में तो अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद, है ना, लैक्टिक अम्ल अथवा इथेनॉल, यानी कि ये फॉर्मूला आपका सूत्र है, और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, है ना। तो ये आपका अवायवीय श्वसन में का है। ठीक, इसके बाद आपका चौथा, इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसमें, आपका वायवीय श्वसन में। लेकिन अगर बात करें अवायवीय श्वसन में तो इसमें काफ़ी कम मात्रा में, है ना, ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर आपका कुछ दिखा दिया है कि कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है। सो आपका यहाँ दिखा दिया है कितना है, 2 ATP अणु, और अगर बात करें वायवीय श्वसन में तो 38 ATP अणु। ठीक, इसके बाद आपका 5वां है कि यह क्रिया उच्च जीवनधारियों में पाई जाती है, जैसे ज़्यादातर पौधों तथा जंतुओं में, मानव, हिरन, पक्षी आदि, इसमें जो है सो वायवीय श्वसन होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें अवायवीय श्वसन में तो यह क्रिया निम्न जीवधारियों में होती है, जैसे, है ना, ईस्ट, फीता, है ना, कृमि। ओके, फिर आपका है छठा कि यह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये अगर बात करें अवायवीय श्वसन में तो यह केवल कोशिका द्रव्य तथा मानवों के पेशी कोशिका में होती है। ठीक है, तो ये था आपका वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में दोनों में अंतर। आप अगर इसका 3 से 4 भी ऑप्शन लिख देते हो तो आपका एग्जाम में सही हो जाता है। ठीक है, फिर चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए
कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है, ठीक है, यानी कि, है ना, अधिकतम आदान प्रदान के लिए कुपिकाओं का क्या योगदान है ना, वो कार्य कैसे करती है यह हमें बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, है ना, फेफड़ों की, तो फेफड़ों के अंदर क्या होती है, श्वसनियाँ होती है, और अगर और क्या होता है कि श्वसनिका होती है, ठीक है। फेफड़ों के अंदर क्या क्या होती है, श्वसनियाँ होती है और श्वसनिका होती है, ठीक है। हम लोग जानते हैं, किताब में पढ़े हैं, श्वसनिका, है ना। तो, है ना, कुपिका जो है सो एक सतह उपलब्ध करवाती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके, गैसों का आदान प्रदान हो सके, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, कोशिकाओं का विस्तार जाल होता है, ठीक है, कोशिकाओं का विस्तार जाल होता है, ठीक है, जो वायु से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा रुधिर में विलय CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है ताकि CO2 हमारे शरीर से बाहर निकल जाए, ठीक है। गैसों का जो अधिकतम आदान प्रदान है वो इस प्रकार होता है कि कुपिकाएं जो है सो एक सतह उपलब्ध करवाती है जिससे गैसों का विनिमय हो पाता है। कोशिकाओं का एक विस्तार जाल होता है, ठीक है, कुपिकाओं में, जो वायु से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ठीक है, तथा रुधिर में विलय CO2 को कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2 है हमारे शरीर से बाहर निकल जाए, ठीक है। आशा करते हैं छोटा सा था ये आपका क्वेश्चन आपको दिमाग में सही समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आप लोग को थोड़ा डिटेल में और अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो चलिए इसका भी बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं, इसको भी VVI कर लीजिएगा। देखिए, अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन यानी कि खून की कमी अगर हो जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होने लगता है हमारे शरीर को। हम जानते हैं कि मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, मतलब कि अगर हम जानते हैं कि हमारा जो मानव का जो जीवन है उसमें जो हमारा शरीर है उसमें हीमोग्लोबिन जो है सबसे सर्वोत्तम है, सबसे, है ना, जो श्वसन की क्रिया है उसमें हमारा खून का बहुत ही अहम भूमिका है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी के कारण शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मतलब कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को एक से दूसरे जगह तक शरीर में कौन लेके जाता है? हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है, हमारा ब्लड ही एक से दूसरे जगह तक लेके जाता है, ठीक है, जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगी। और जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी तो ऊर्जा का क्या होगा? कम मात्रा में निर्मित होगी और हम थकान का अनुभव करेंगे। जब हमारे पास ऊर्जा ही नहीं रहेगा, हमारे पास बल ही नहीं रहेगा, तो हम थकान का अनुभव करेंगे कि नहीं करेंगे? एकदम करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है सो प्रॉब्लम कर देगा। श्वसन गति भी बढ़ जाएगी। अगर हम श्वसन की बात करें, सांस लेने की, सांस हम तेज़ से लेने लगेंगे, है ना, और भारी प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ज़्यादा ही हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन की अधिक कमी है, तो इससे क्या होगा? एनीमिया होती है, ठीक है। एनीमिया आप लोग सुने होंगे, बीमारी का नाम है। तो इससे अगर ज़्यादा किसी का हीमोग्लोबिन की कमी है तो आप लोग डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। अगर थकान ज़्यादा ही लगता है, जल्दी थक जाते हैं आप लोग, तो आप लोग डॉक्टर को दिखाएं, हीमोग्लोबिन के चेक करवाएं। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको थकान ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो और सांस आप तेज़ी से लीजिएगा, बहुत जल्द सांस लीजिएगा, जो सांस आपका फूलने लगेगा, है ना। तो आप डॉक्टर को दिखाइए। हो सकता है कि आपको कुछ बीमारी हो, है ना, भगवान ना करे ऐसा हो, बट हो सकता है कि बीमारी हो तो आप लोग इसको दिखवा सकते हैं। अगर ज़्यादा हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है तो उसको एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, है ना, यह क्यों आवश्यक है। तो मनुष्य में जो है सो मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मतलब कि मनुष्य में जो भी परिसंचरण तंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाती है। मतलब खून जो है सो 2 बार हमारा क्या होता है? हृदय में जाती है। हृदय का दायां और बायां बंटवारा, यानी कि जो हृदय है सो एक दायां भाग में बटा है, एक बायां भाग में बटा है,
ठीक है। ऑक्सीजनित तथा ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है, चूँकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिनके लिए उच्च है ना दस्तापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी होता है। अतः शरीर की का तापक्रम बनाए रखने के लिए यह परिसंचरण लाभदायक होता है। ठीक है। अगर हम दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होगा तो ठीक से हमारा क्या होगा, रुधिर जो है सो सही तरीके से काम आपका नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो दो भागों में बटा है, दायां और बायां बंटवारा। ठीक है। एक ऑक्सीजनित तथा एक वी ऑक्सीजनित, मतलब एक जिसमें ऑक्सीजन हो और एक जिसमें ऑक्सीजन ना हो, रुधिर को मिलने से रोकता है। क्योंकि अब हमारा जो ऑक्सीजन है ना, जो हमारा जो ब्लड है उसको बार बार फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है। चूँकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिनके लिए उच्च दस्तापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी होता है, अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए यह परिसंचरण तंत्र लाभदायक होता है। तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र इस प्रकार कार्य करता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के है ना वहन में क्या अंतर है। वहाँ या नहीं होगा, वहन में क्या अंतर है। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए लगा दिया, लिख दिया है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को धुंधला दिख रहा होगा। ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोग को समझा दूंगा। वैसे ही आप लोग को दिख रहा होगा कि आप लोग तो अभी है ना, आप लोग का एज ज़्यादा नहीं हुआ, तो आप लोग तो देख सकते हैं आसानी से। पहला आपकी जाइलम तथा पदार्थों का वहन। ठीक है। इसके बाद आपका फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन, दोनों का है। इसके बाद दोनों का आपका अंतर स्पष्ट करना। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं जाइलम में, इसमें जल एवं खनिज लवण केवल ऊपरी मुखी दिशा में समित होते हैं। मतलब कि जो जाइलम होते हैं, यानी कि हमारा ये अगर पौधा है तो जाइलम क्या होता है कि है ना, खनिज लवण केवल ऊपरी दिशा में समित होता है। मतलब कि जो जड़ से है ना, जो भी जल का वहन होता है वो किधर होता है, ऊपर की ओर होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें फ्लोएम में, तो उस फ्लो में क्या होता है, इसमें भोजन अमीनो अम्ल का संवहन दोनों दिशाओं से ऊपरमुखी तथा अधोमुखी होता है। मतलब कि अगर हम एक पौधा है तो इसका जो वहन होगा, वो अमीनो अम्ल का जो वहन होगा वो दोनों तरफ से होगा, इधर से भी ऊपर भी होगा और अधोमुखी नीचे से ऊपर से भी नीचे आएगा और नीचे से ऊपर वहन होगा। ठीक है। तो दोनों तरह से वहन होता है। इसके बाद हमारा दूसरा है जाइलम में कि इसमें जल तथा लवण का संवहन दाब तथा वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा होता है। ठीक है। जस्ट अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो इसमें एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है। और अगर हम तीसरा नंबर जाइलम की बात करें, तो जाइलम ऊतक में पदार्थों का परिवहन वाहिनिकाओं तथा वाहिकाओं द्वारा होता है। जो मृत ऊतक होते हैं, किसमें, जाइलम में। ठीक है। इसके बाद अगर हम फ्लोएम की बात करें, तो फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी नलिका, ठीक है, चालनी नलिका द्वारा संलग्न है ना, साथी कोशिका की सहायता से होता है, जो जैव कोशिकाएं मतलब जीवित कोशिकाएं। ठीक है। तो ये हम लोग समझे जाइलम तथा फ्लोएम में दोनों में अंतर स्पष्ट। ठीक है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन है कि फुफ्फुस में कुपिकाओं तथा है ना वृक्क में विकिरणु यानी कि नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको भी हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तो इसको भी लगा दिया है अच्छी तरीके से, और आप लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मैं आप लोग को समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, कुपिकाएँ, एक तरफ मैंने लिखा है कुपिकाएँ, एक तरफ लिखा है मैंने विकिरणु यानी कि नेफ्रॉन। ओके। तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले है कि यह फुफ्फुस की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कुपिकाएँ। लेकिन अगर हम विकिरणु की बात करें, तो विकिरणु वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। इसके बाद अगर हम कुपिकाएँ की बात करें दूसरा नंबर में, तो कुपिकाएँ द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है। ठीक है। कुपिकाएँ जो है वायु का आदान प्रदान होता है। अगर हम बात करें विकिरणु की, तो विकिरणु द्वारा रक्त का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है, वायु का आदान प्रदान होता है, इसमें रक्त का आदान प्रदान होता है। इसके बाद अगर कुपिकाएँ की बात करें, तो वह रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2
पृथक करता है तथा शरीर से बाहर निकालता है। लेकिन अगर विकिरणों की बात करें यानी नेफ्रॉन की, तो इसमें नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल विकिरणों में रुधिर से अलग करता है। इसमें क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है। लेकिन अगर हम विकिरणों की बात करें तो इसमें नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को अलग करता है, किससे, ब्लड से। ठीक है। इसके बाद अगला है कि कुछ कुपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए बड़ी सतह क्षेत्रफल उपलब्ध कराती है। लेकिन अगर हम बात करें विकिरणों की, तो कुंडली के आकार का नेफ्रॉन फिल्टर करने के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है। इसके बाद हमारे कोशिकाएं में अगर बात करें तो कोशिकाएं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। मतलब कि कोशिकाएं की जो भित्ति होती है उसमें रुधिर यानी कि खून की जो वाहिकाएं होती है उसमें विस्तृत जाल होता है। लेकिन अगर हम जो विकिरणु है अगर इसकी बात करें तो इसमें पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है जो नलिका के रूप में कप के आकार में, है ना, सिरे के अंदर होता है, जो छने हुए मूत्र को एकत्रित करता है। तो ये था आपका, है ना, क्या चीज़, फुफ्फुस और कोशिकाओं दोनों में विकिरणों में रचना तथा क्रियाविधि की तुलना, एक दूसरे से तुलना। ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। और अगर आप लोगों ने हमारे ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट का वीडियो अगर नहीं देखा है तो 10th क्लास का वो भी जाके देख सकते हैं। वहाँ भी मैंने हर सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझाया और उसको अच्छे तरीके से बताया, तो जाके वहाँ भी देखें। ठीक है। तब तक आप लोग रखें ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।